हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम करने जा रहे हैं 23 सितंबर के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो था, भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। तो आपके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसके और अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। आइए, अनुच्छेद 52 आपका राष्ट्रपति कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 आपका कहता है संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 आपका कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 आपका कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों की शपथ के बारे में अनुच्छेद 75 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 76 में आपके महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। ये अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका के ढांचे को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया वो पूछा गया था, हौजरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आपका हौजरी नृत्य जो है वो आपके त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। यह नृत्य मुख्य रूप से त्रिपुरा की रिंग जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं कमर और निचले हिस्से का इस्तेमाल करके संतुलन बनाए रखती हैं और बांस के टुकड़े पर नृत्य करती हैं। यह नृत्य विशेष रूप से त्योहारों और धार्मिक अवसरों में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो आया था, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो आपके जो अली अकबर खान है वो प्रसिद्ध सरोद वादक थे। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद वादक के क्षेत्र में महान योगदान के लिए जाना जाता है। अली अकबर खान को उनकी उत्कृष्ट संगीतीय प्रतिभा के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है और उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गुरुओं में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आया था, अटल अड़ी किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं। किस राज्य का प्रमुख त्योहार है अटल अड़ी आपका। तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख त्योहार है जिसे पारंपरिक रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं अनाज से बनी छोटी छोटी मूर्तियां बनाती हैं अनाजों से और उन्हें सजाती हैं। अटल थड़ी का उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और परिवार के कल्याण की कामना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वो जो आया था, भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई थी। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई थी। ओके, तो यह आपकी जो युवा नीति थी कई बार लागू की जा चुकी है। सबसे पहले प्रथम बार जो है वो 1988 ईस्वी में लागू की थी। इसके बाद इसे 2030 में संशोधित किया गया था और फिर से लागू किया था। उसके बाद दोबारा से 2014 में एक नई राष्ट्रीय युवा नीति के रूप में लागू किया गया था जो वर्तमान भी प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो आया था, पंचायत संविधान के किस भाग में है। तो आपके पंचायत को जो है संविधान के भाग 9 में सम्मिलित किया गया है और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 40 में। ओके, तो भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा संशोधन में जोड़ा गया था जो कि पंचायतों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायतों के संगठन, कार्य, शक्तियों और चुनाव के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इन संशोधन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाना और विकेंद्रीकरण शासन सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो आया था, आशा भोसले पुरस्कार 2024 किसे मिला। जो आशा भोसले पुरस्कार है वो 2024 में किसे मिला। तो आपके ऑप्शन इसी में से कोई एक होगा। पंकज उधार को दिए मिला है आशा भोसले पुरस्कार और दूसरे नंबर पे जो मिला है वो उस्ताद अजमत अली खान को मिला। तीसरे नंबर पे आप सुनिधि चौहान को मिला। पंकज उदास को आपकी गायकी के लिए मिला और उस्ताद अजमत अली खान को सरोद वादक के रूप में मिला था आशा भोसले पुरस्कार और सुनिधि चौहान को आपके गायिका के रूप में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो गया था, बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ। तो आपके बाबर और राणा सांगा के बीच में खानाबाई की लड़ाई हुई थी। युद्ध हुआ था जो 16 मार्च 1927 को हुई थी। इस लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था जिससे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और से और भी ज्यादा मजबूती मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो था, बेलगांव अधिनियम की अध्यक्षता किसने की थी। इस तरह से था, तो आपके बेलगांव अधिनियम की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और ये अधिनियम दिसंबर 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 29वीं सत्र के आयोजन स्थल के रूप में चुना जा चुका था। यह शहर ब्रिटिश राज के लिए एक प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठान के रूप में कार्य करता है, मुख्य रूप से गोवा के उस समय जो ही पुर्तगालियों का वहाँ शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन इसी तरह से कुछ था। ठीक है, तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। परावर्तन क्या है? परावर्तन देखो भय प्रक्रिया रिफ्लेक्शन, जिसमें प्रकाश की किरणें एक सतह से टकराकर वापस आ जाती हैं। ठीक है, इसमें अपेक्षण कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं। उदाहरण जैसे कि दर्पण में अपनी छवि को देखना प्रकाश का परावर्तन है एक तरह से। अपवर्तन रिफ्लेक्शन यह क्रिया जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपनी दिशा कुछ बदल लेती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जैसे कि पानी की बोतल में डाला गया स्ट्रा थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। और प्रकाश के परावर्तन में शॉर्टकट में याद करेंगे, प्रकाश के परावर्तन का वापस लौटना, अपवर्तन प्रकाश का दिशा बदल लेना। ओके, इसी में से ऑप्शन आपके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका था भारत में मानसून कितने दिन तक रहता है? तो भारत में मानसून की अवधि पूछी थी गई थी, तो लगभग आपका 100 से लेकर 120 दिन तक की औसत अवधि होती है। यह जून की शुरुआत से दिसंबर के मध्य तक रहता है। मानसून के बारे में कुछ और बातें देखते हैं, आइए। देखिए, मानसून मौसमी रूप से दिशा बदलने वाली एक प्रमुख पवन प्रणाली है। यह लगभग 6 महीने उत्तर पूर्व से और 6 महीने आपके दक्षिण पश्चिम से चलती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मानसूनी जो आपका शब्द है वो मौसम नहीं है, मौसम से बना है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है, यह जून से सितंबर तक रहता है। और इसके बाद में आपका आता है जो है पूर्व मानसून। पूर्व मानसून आपका होता है, ये शीतकालीन मानसून भी इसे कहा जाता है, और यह अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो पूछा गया था स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो आपका जो स्थायी बंदोबस्त था वो 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त का स्थायी बंगाल का स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके बारे में और जानते हैं। जो स्थायी बंदोबस्त था इसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने के लिए एक समझौता किया गया था। इस व्यवस्था को सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। बाद में इसे उत्तरी मद्रास प्रेसिडेंसी और वाराणसी जिले में भी लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त के बारे में और भी जानते हैं। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक बनाया गया था, मालिक बनाया गया था, और उन्हें वंश परंपरा के रूप में जमींदारी अधिकार दिए गए थे। जमीन को बिक्री करने का भी अधिकार था, और जमीन को एक निश्चित राशि पर जमीन दी गई, एक निश्चित राशि पर जमींदारों को जमीन दी गई थी, जिसमें उनको सूर्यास्त से पहले कर चुकाना पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी, और इसीलिए इस कानून को सूर्यास्त का कानून भी कहा गया था। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 5 आपका जो है वो संघ सरकार से संबंधित है। संघ सरकार के कामकाज से जुड़े प्रावधान है। यह संघ स्तर पर सरकार की संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्ति के प्रभावी प्रतिकरण की स्थापना करता है। इसमें और भी मुख्य विषय शामिल हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश और भारत के महालेखा परीक्षक, संसद का स्वरूप, संगठन, राज्यसभा और लोकसभा की संरचना के बारे में भी वर्णन है। तथा संसद के सत्र, सत्रावसान, वेतन भत्ते, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संसदीय समितियां और उच्च न्यायालय के गठन तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति, सांसद पद की अवधि का भी इसमें जिक्र किया गया है। ओके, इसी प्रकार हम देखते हैं कि संसद के जो संविधान के और विभाग हैं, जैसे कि भाग 1 में आपके संघ और उसके कार्यक्षेत्र का वर्णन है, भाग 2 में आपकी नागरिकता का प्रदान है, नागरिकता के बारे में है, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं, और भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया, और भाग 6 में आपके राज्य एवं केंद्र सरकार के आपसी संबंध के बारे में वर्णन है। भाग 7 में भी सूचियों के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 8 में आपके केंद्र शासित प्रदेश के कार्यों के बारे में भी इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो आपका था 20वीं सदी का तानसेन किसे कहा जाता है? तो आपका 20वीं सदी का जो तानसेन था तो गुलाम अली खान को कहा जाता है। गुलाम अली खान का जो जन्म था वो 2 अप्रैल सन 1902 के कसूर पंजाब में हुआ था। गुलाम उन चंद शास्त्रीय गायकों में से एक थे जो राग और श्रोता दोनों के नब्ज पकड़ते हुए उनके मिजाज को बाखूबी भांप लेते थे। उनके अनुसार वह राग की अवधि तय करते थे।
इसी कारण से उन्हें 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आया था वो था जेडन जब H2SO4 से क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। ओके, तो आपके जेडन प्लस H2S की जब क्रिया होती थे तो आपका जेडन SO4 प्लस H2O बनता है, जो हाइड्रोजन बनता है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है। और इस अभिक्रिया में आपका जिंक धातु हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, इसलिए यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। इस अभिक्रिया के बारे में कुछ और देखते हैं। अभिक्रिया में जिंक सल्फेट भी बनता है हाइड्रोजन गैस के, और हाइड्रोजन गैस जो है बुलबुले के रूप में निकलती है। यह अभिक्रिया थोड़ी ऊष्माक्षेपी होती है। उत्पाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस अभिकार के रासायनिक गुणों से पूरी तरह से अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आया था वो आया था सन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी। तो आपकी पूर्ण स्वराज की मांग जो की थी वो लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इस मांग को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। इस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। ओके, और उससे जुड़े कुछ मुद्दे जो थे वो इस प्रकार थे कि इस प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस ने यह घोषणा की थी भारत के लिए पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया था। और इस प्रस्ताव में ब्रिटिश शासन पर आरोप लगाए गए थे और भारतीयों पर होने वाले आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अनुयायियों का जिक्र भी किया गया था। ओके, इसके साथ साथ कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान किया था और महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो का पूछा गया था वो था भारत में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे। ओके, तो भारत में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक थे तो वो आपके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी, जिसने 1937 में बॉम्बे के केंद्रीय विधानसभा के लिए 13 आरक्षित और 4 समान सीटों के लिए चुनाव लड़ा। उनमें से उन्होंने क्रमशः 11 और 3 सीटें हासिल की थी। अम्बेडकर ने 13 मई 1936 को अपनी पुस्तक लिखी थी, जिसमें उनकी पुस्तक का नाम था जाति का विनाश। ओके, जो प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो है भारत ने कितने T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। ओके, तो भारत ने इसमें 2 T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं इस बार। ठीक है, पहला जो आपका जीता गया तो पहली बार तो 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में थे और भारत ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित इस टूर्नामेंट को जीता था। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराया था। ओके, दूसरा जो टूर्नामेंट आपका था वो था साल 2024 में हुआ था, जब भारत ने जीता था, जब भारत ने 7 रन से फाइनल जीता था। ओके, नेक्स्ट आपका इसके अलावा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने भी 2-2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। वहीं पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने एक एक बार ये खिताब अपने नाम किया है। ओके, नेक्स्ट भारत अब तक 4 वर्ल्ड कप जीत चुका है, जिसमें से 2 वनडे और 2 T20 भी शामिल है। इसी तरह भारत दुनिया की तीसरी अच्छी क्रिकेट टीम बन गई है जिसने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो आता कौन कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। ओके, तो कुचिपुड़ी नृत्य से आपका संबंधित है वेदांता सत्यनारायण शर्मा, जिनका जो समय था 1935 से 1912 तक इनका जीवन काल है। इन्हें सत्यम के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे, जिन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों के रूप में भी माना जाता है। पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी इनको नवाजा जा चुका है। ठीक है, और भारतीय गणराज्य का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको मिल चुका है। इसके साथ साथ और भी थे, जैसे कि शोभा नायडू भी थे, जो भी कुचिपुड़ी नृत्य इनका संबंध था। और वेम्पति चिन्ना सत्यम भी थे, इनका भी कुचिपुड़ी से संबंधित था। पद्मदा रेड्डी हैं और वेदांतरम सत्यनारायण शर्मा, धीरेन्द्र शास्त्री और इसके साथ भी और भी हैं, जैसे कि लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, स्वप्न सुंदरी हैं, राजा और राधा रेड्डी हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। और इनके योगदानों को भी देख लेते हैं एक बार, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दूसरे नंबर पे जो थी शोभा नायडू कुचिपुड़ी नृत्य की प्रतिपादक शोभा नायडू को साल 2001 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था और 1951 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, वेम्पति चिन्ना सत्यम, एक कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना श्याम सत्यम को
साल 1998 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली में एक प्रसिद्ध नर्तक और कोरियोग्राफर थी। नेक्स्ट आपकी जो है वो पद्मजा रेड्डी है। ये भी कुचिपुड़ी नृत्यांगना पद्मजा रेड्डी को साल 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था और वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाली तेलंगाना की पहली महिला थी। ओके, नेक्स्ट आपके हैं धीरेन्द्र योगी। धीरेन्द्र योगी कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रमुख धीरेन्द्र योगी को आदि गुरु के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो था गंगा की सहायक नदियाँ पूछी गई थी। ओके, तो गंगा की कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि यमुना हो गई, आपकी सोन नदी होगी, रामगंगा हो गई, करनाल सरयू होगी, ताप्ती होगी, ओके, कोसी हो गई, कच्ची हो गई, कंबल हो गई, चंबल हो गई, बेतवा और केन। ओके, ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ओके, सबसे प्रमुख नदियों में जो आपकी इसकी सहायक नदी आती है वो आती है यमुना नदी आपकी। ओके, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है और यह नदी हिमालय के बंदरपुर चोटी के आधार पर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ओके, दूसरी नदी आपकी ये महत्वपूर्ण नदी है वो पूछी जाती है आपकी सोन नदी। ओके, सोन नदी आपकी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना में गंगा में मिल जाती है। इसी प्रकार और भी नदियां हैं, जैसे करनाल, ताप्ती, गंडक, कोसी, काकची, चंबल, बेतवा, केन, इन नदियों का भी नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो था अनुच्छेद 124 और 147 किससे संबंधित है। ओके, तो आपका अनुच्छेद 124 और 147 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति प्रक्रिया से संबंधित है। ओके, तो अनुच्छेद आपका 124 से स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित है। इसमें न्यायाधीशों द्वारा त्यागपत्र देने की प्रक्रिया भी बताई गई है। तो अगला जो अनुच्छेद आपका जो था वो था अनुच्छेद 147। इसके बारे में जो कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ को स्पष्ट करता है ये अनुच्छेद। इसमें संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935 की व्याख्या भी शामिल है। इसके साथ ही भारतीय संविधान के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है। इसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 37 न्यायाधीश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो था 1930 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके 1930 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बारे में जो इसकी मेन पॉइंट है वो है इसी ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा का पत्र तैयार किया था। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य भी इसी में घोषित किया गया था। तो अर्नेस्ट हेकिन ने प्रस्तुत किया था कि हेकिन एक जर्मन प्राणी विज्ञान और चार्ल्स डार्विन के शिष्य थे, जिन्होंने साल 1886 में यह प्रणाली पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो था थ्री किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। तो थ्री किंगडम वर्गीकरण आपका जो है वो हेकल ने प्रस्तुत किया था। जीवों को 3 जगतों में बांटा था इन्होंने। पहला जगत जो था तो एनिमेलिया था, जिसे पशु जिसके अंदर पशुओं को रखा गया था। दूसरा जगत तो था प्लांटे था, जिसके अंतर्गत पौधों को लगा था। तीसरा जो था इसका प्रोटिस्टा था, इसमें यूकैरियोट्स को रखा गया था। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें पौधों और जानवर दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि हेकेल ने यह प्रणाली इसलिए पेश की थी ताकि 2 राज्य प्रणालियों की कमियों को दूर किया जा सके। उन्होंने प्रोटिस्टा को एक नए जगत में रखा तथा ताकि उन जीवों को समायोजित किया जा सके जिनके लक्षण पौधों और जानवरों दोनों में एक जैसे हों या जो अपने आप में एकदम अद्वितीय हों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो था वर्षा को किससे मापा जाता है। वर्षा से आपको वर्षा मापी के द्वारा मापा जाता है। ओके, उसके कुछ और भी नाम है, जैसे कि यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर और हाइटोमीटर। हाइग्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, ये है हाइटोमीटर। ध्यान रखना इसका। मौसम कार्यशालाओं में टिपिंग बैकेट रेन गेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए बारिश की दर को स्वचालित रूप से मापा जाता है। ओके, मरुस्थलीय भूमि में जल को मापने के लिए रेजाणी पानी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें धरती के अंदर समाया गया जल मापा जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन में पहला रेन गेज साल 1662 में क्रिस्टोफर बेन के द्वारा बनाया गया था।
इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न पूरे होते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।